तो हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है जिंग सिटी में मौजूद सॉन्ग फैमिली से। कहा जाता है कि पिछले 100 सालों में इस फैमिली पर कभी कोई दाग नहीं लगा। इतना ही नहीं, इस फैमिली का हर मेंबर स्वॉर्ड स्किल में बेहद माहिर है और यही उनकी सबसे बड़ी शान भी है। अब बात करते हैं इस समय के फैमिली लीडर की। इनका असली नाम थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप बस सॉन्ग बुजिंग नाम याद रखिए। हम एक लड़के को देखते हैं जो स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था। यही हमारी स्टोरी का मैन कैरेक्टर है। तभी कोई उससे कहता है, अरे बैक, तुम इतनी स्लो प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? बेक जवाब देता है, मैं ट्रेनिंग करने नहीं आऊंगा, ये बहुत मुश्किल है, मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा। उसकी ये बात सुनते ही सॉन्ग वुजिंग गुस्से से उसे जोर जोर से डांटना शुरू कर देते हैं। आसपास खड़े लोग भी आपस में बात करने लगते हैं, अरे कम से कम ये तो देखो कि वो सिर्फ 7 साल का बच्चा है, उसे इतनी बुरी तरह क्यों डांट रहे हो? तभी अचानक एक एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है। सब लोग मुड़कर देखते हैं कि ये एनर्जी आखिर किसकी है। तब पता चलता है कि ये सॉन्ग फैमिली के सबसे बड़े बेटे की पावर है। वो एकदम स्पीड से पहले बाईं तरफ मूव करता है, फिर दाईं तरफ, और देखते ही देखते कई शानदार स्लैश मारकर जमीन पर खूबसूरती से लैंड करता है। ये सब देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। और दूसरी तरफ सॉन्ग बेक ये सब देखकर बिल्कुल सुस्त सा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर चलने की भी ताकत ना बची हो। तभी अचानक पीछे से बेक की मां की जोरदार आवाज आती है। वो तुरंत उसके पास पहुंच जाती है। इसी बीच सॉन्ग वुजिंग बोलने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके बोलने से पहले ही बेक अपनी मां से शिकायत करते हुए कहता है, मां, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी वुजिंग बोलते हैं कि वो बहुत वीक है, इसलिए मैंने बस उसे थोड़ी हार्ड ट्रेनिंग दी थी। बेक की मां गुस्से में जवाब देती है कि तुम एक 7 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो? आज सारे दिन तुमने उससे प्रैक्टिस कराई है। वुजिंग है कि सॉन्ग बेक एक वॉरियर फैमिली से है, उसे डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। तब सॉन्ग की मोम सॉन्ग योंग की तरफ इशारा करके के बोलती है, क्या आप बेक को उसकी तरह बनाना चाहते हैं? एक 13 साल का बच्चा जो अपनी माँ के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ स्वॉर्ड प्रैक्टिस में लगा रहता है। वो बोलती है, सॉन्ग योंग कितना प्यारा बच्चा है, लेकिन तुमने उसे कैसे बना दिया है? योंग गहरी सांस लेता है और उन दोनों की बातें सुनने लगता है। सच कहें तो उसे उनकी ये नोकझोंक काफी मजेदार लग रही होती है। फिर बेक अपनी माँ की तरफ क्यूट फेस बना के देखता है। सॉन्ग ये सब देखता रहता है और मन ही मन सोचता है, ये भी काफी अच्छा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में बहुत खुश हो। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहां तेज बारिश हो रही थी। बारिश को देखते देखते वू जिंग की नजर अपने पीछे रखी हुई स्वॉर्ड पर पड़ती है। वो तलवार को हाथ में उठाता है और हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, इस स्वॉर्ड का यूज किए हुए काफी टाइम हो गया है। इतना कहकर वो स्वॉर्ड को घुमाना शुरू करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल पीपल की तरह लेफ्ट राइट अटैक नहीं करता, बल्कि सीधे जमीन की ओर एक पावरफुल अटैक करता है, जैसे आसमान से बिजली गिर पड़ी हो। उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि पूरा एरिया कांप उठता है और अगले ही पल वो बिना रुके दूसरा मूव करता है। इस बार उसकी स्वॉर्ड की पावर एक नहीं बल्कि 10 अलग अलग अटैक में बैंट जाती है और हर डायरेक्शन से अटैक होने लगता है। ये सब देखकर उसका बड़ा बेटा योंग पूरी तरह शॉक रह जाता है। लास्ट में वो सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से एक टेक्निक का यूज करके अटैक करता है, जिससे एक तेज एनर्जी निकलती है जो जमीन को चीरती हुई बहुत दूर तक चली जाती है। ये सब देखकर योंग दंग रह जाता है और मन ही मन सोचता है कि उसके फादर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। वू जिंग गहरी सांस लेते हुए पूछते हैं, अरे तुम कब आए? योंग बोलता है, जब आपने लास्ट अटैक किया था तभी आया था। वो मुस्कुराते हुए पूछते हैं, अच्छा बताओ क्या काम है? योंग बताता है कि आपसे मिलने एक ओल्ड लेडी आई हैं, बस आपको यही बताने आया था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो फिर पूछते हैं, तुमने मेरा लास्ट अटैक देखा था ना? सच सच बताओ, वो तुम्हें कैसा लगा? योंग कुछ नहीं बोलता। उसे देखकर वो मन ही मन सोचते हैं, अरे ये तो अभी छोटा बच्चा है, इसे इन सब चीजों की क्या समझ होगी? लेकिन तभी योंग धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, आपका वो अटैक बिल्कुल उस बरगद के पेड़ जैसा था जो कितनी भी मुसीबत आने पर भी नहीं हिलता। ये सुनते ही वो जोर से हंस पड़ते हैं। फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई स्वॉर्ड उठाकर योंग की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, लो अब ये स्वॉर्ड तुम रखो। ये सुनकर योंग पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो हैरानी से पूछता है, लेकिन ये तो हमारी फैमिली की सबसे कीमती स्वॉर्ड में से एक है, आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं? वो हंसते हुए कहते हैं, ये बस एक अच्छी स्वॉर्ड है और अब से ये तुम्हारी है। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। यहीं से सीन उस ओल्ड लेडी की तरफ जाता है जो वू जिंग बात कर रही होती है। वो कहती हैं, मेरी इच्छा थी कि मैं भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित करूं। मेरा एक ही बेटा था, लेकिन एक दिन उसे युद्ध में भेज दिया और जब वो वापस लौटा तो जिंदा नहीं बल्कि बिना सिर वाली लाश बनकर लौटा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कांपती हुई आवाज में कहती हैं, इसीलिए मैं आज यहां भगवान से प्रार्थना करने आई हूं। मेरी बस एक ही इच्छा है कि अगर मृत्यु के बाद की दुनिया में कभी अपने बेटे से मिले तो मैं उससे माफी मांग सकूं। ये सब सुनकर वू जिंग कहते हैं कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए,
मैं कल सुबह खुद आपको वहां छोड़ आऊंगा। आज रात यहां आपके आराम करने का इंतजाम कर देता हूं। इतना कहकर जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं, अचानक वो ओल्ड लेडी पॉइजन से उन पर अटैक कर देती है। फिर बोलती है कि मुझे पता था कि तुम ऐसी इमोशनल स्टोरी से इमोशनल हो जाओगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि उसके मुंह पर एक पावरफुल अटैक होता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वू जिंग खून की उल्टी करते हुए बोलता है कि ये कैसा जहर है, मेरा पूरा शरीर सुन्न होता जा रहा है। तभी वो उस ओल्ड लेडी की बॉडी की तरफ देखते हैं। अचानक उसके शरीर के अंदर से एक अजीब सा इंसान बाहर निकलता है। उसे देखकर वू जिंग पूछता है, आखिर तुम कौन हो? वो हंसते हुए कहता है, नाम जानकर क्या करोगे, इतना समझ लो कि आज मैं सॉन्ग फैमिली का खत्म करने आया हूं। ये सुनते ही वू जिंग का गुस्से में बिना एक पल गंवाए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो सिर्फ हंसता है और अपने लंबे नुकीले नाखून बाहर निकाल लेता है और वू जिंग के अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। पहले लगता है कि उसके नाखून टूट जाएंगे, लेकिन उसके नाखूनों को कुछ नहीं होता। वो तुरंत पीछे हटते हैं और अपनी स्वॉर्ड को देखते हैं जो टूटने वाली थी। वो बोलता है, मास्टर सॉन्ग, तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। इतने खतरनाक पॉइजन से इफेक्ट होने के बाद भी तुम हिल पा रहे हो। चलो अब तुम मुझे अपनी स्वॉर्ड दे दो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मार डालूंगा। वू जिंग पूछता है, कौन सी स्वॉर्ड? वो जवाब देता है कि वही स्वॉर्ड जिसे तुम्हारी फैमिली में सिर्फ फैमिली हेड को सौंपी जाती है। मुझे वही स्वॉर्ड चाहिए। वू जिंग उसे घूरते हुए मन ही मन सोचता है, ये आखिर कौन है? अब वो बिना टाइम गवाह अपनी फुल पावर से अटैक करने वाले होते हैं। तभी उनकी नजर पीछे खड़े अपने बेटे पर पड़ती है। वो तुरंत चिल्लाकर कहते हैं, तुम अपनी माँ और छोटे भाई को लेकर अभी इसी वक्त यहां से भाग जाओ, इसे मैं संभाल लूंगा। योंग मना कर देता है और उनकी तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोक लेती हैं और कहती हैं, मेरे साथ अंदर चलो। योंग बेचैनी से कहता है, नहीं माँ, मैं पिताजी की मदद करूंगा। उसकी माँ उसकी ओर देखते हुए कहती हैं, तुम्हारे फादर जिस एनिमी से लड़ रहे हैं वो बहुत पावरफुल है, अगर तुम वहां गए तो मारे जाओगे। योंग अपने पिता की तरफ देखता है और अपनी माँ के साथ वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो सीधे अपने छोटा भाई बेक के पास पहुंच जाते हैं। उनकी माँ जल्दी जल्दी उसे तैयार करती हैं और कहती हैं, चलो अब हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। बेक मासूमियत से पूछता है, कौन सा गेम माँ? वो जवाब देती हैं, हाइड एंड सीक। फिर अपने दोनों बेटों की तरफ देखकर कहती हैं, तुम दोनों जाकर कहीं छिप जाओ, मैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढने आएंगे। इतना कहकर वो सॉन्ग फैमिली का एक खास पेंडेंट बड़े बेटे के हाथ में रख देती हैं। वो हैरानी से पूछता है, माँ ये मुझे क्यों दे रही हो? वो बोलती है, बेटा जब घर से बाहर निकलोगे तो इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, इसे हमेशा अपने पास रखना। इतना कहकर वो उसे कसकर गले लगा लेती हैं। गले लगाते हुए वो धीमी आवाज में कहती हैं, लेकिन योंग तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो। योंग पूछता है, कैसा प्रॉमिस माए? वो उसकी आंखों में देखते हुए कहती हैं, तुम अपने छोटे भाई का हमेशा ख्याल रखोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अपने दोनों बेटों की तरफ देखकर कहती हैं, तुम दोनों बहुत सावधानी से रहना, मैं और तुम्हारे पिताजी जल्द ही तुम्हें लेने आ जाएंगे। इसके बाद वो बड़े बेटे सॉन्ग यंग की तरफ देखकर कहती हैं, अब से तुम्हें अपने छोटे भाई का ख्याल रखना है, किसी भी हाल में तुम दोनों को सेफ रहना होगा। ये सुनकर बैक मासूमियत से पूछता है, माँ आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चल रही? माँ हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती हैं, नहीं बेटा, मैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढते हुए बाद में आ जाएंगे। बैक भी मासूमियत से कहता है, ठीक है माँ। इतना कहकर दोनों भाई सुरंग के अंदर चले जाते हैं। जाते जाते उनकी माँ लास्ट टाइम भी यही कहती हैं कि दोनों अपना ध्यान रखना और सेफ रहना, और फिर वो उस सुरंग का रास्ता पूरी तरह बंद कर देती हैं। वो दोनों जल्दी जल्दी उस सुरंग के रास्ते जा रहे होते हैं। उनकी माँ राहत की सांस लेते हुए सोचती हैं, कम से कम दोनों बच्चे सेफ निकल गए। लेकिन तभी बाहर से एक जोरदार आवाज आती है, यहां मौजूद किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सबको खत्म कर दो। और अगले ही पल कोई उस आदमी को मार देता है। फिर हम बाहर का सिम देखते हैं जहां वू जिंग का पूरा शरीर खून से लथपथ था और पूरे शरीर पर घाव थे, लेकिन दूसरी तरफ खड़ा वो राक्षसी इंसान के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। वो बोल्ट है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर वू जिंग अपनी बची हुई सारी पावर इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिसे ऐसा करते देखकर वो भी हैरान हो जाता है। वो सोचता है, इतनी ताकत अभी भी बची हुई है, आखिर ये इतने टाइम तक मेरी ब्लड डेमन टेक्निक के सामने टिक कैसे गया? वू जिंग अपनी सारी पावर इकट्ठा करके एक पावरफुल अटैक करता है। वो अटैक किसी लेजर बीम की तरह चारों ओर फैल जाता है और हर तरफ तबाही मचा देता है। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि उस अजीब से इंसान के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। मरते समय वो बस यही सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे मर गया? ये देखकर वू जिंग मन ही मन सोचते हैं, आखिरकार सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उन्हें अचानक एक और खतरनाक पावर का एहसास होता है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं और सामने का नजारा देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके सामने डेमोनिक कल्ट के 4 जनरल। इसके बाद हम डेमोनिक क्लैन का सीन देखते हैं। वहां उनका लीडर बोल रहा होता है, पिछले 40 सालों से हमारा क्लैन सिर्फ बेइज्जती और अपमान ही झेलता आ रहा है।
अब टाइम आ गया है कि इस बेइज्जती का हिसाब लिया जाएगा और सॉन्ग फैमिली को पूरी तरह खत्म कर दो और उनकी व्हाइट स्वॉर्ड लेकर आओ। वो हमारी पहली जीत होगी। और गांव में किसी भी इंसान को जिंदा मत छोड़ना, सबको मार डालो। जब हम ऐसा करेंगे तो पूरी दुनिया के दिल में हमारे क्लैन का डर फिर से पैदा हो जाएगा। जाओ और एक एक इंसान को खत्म कर दो। ये मेरा ऑर्डर है। इसके बाद हम मास्टर सॉन्ग को देखते हैं जिनका पूरा शरीर खून से लथपथ था और उन 4 डीमंस की तरफ देखकर कहते हैं, डेमन क्लेन के कुत्ते यहां क्या कर रहे हैं? तुम लोगों को लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अगर हिम्मत है तो चारों एक साथ मुझ पर अटैक करके दिखाओ। उनकी बात सुनते ही चारों डीमंस कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा पूरी कर देते हैं। बेक पूछता है, हम धीरे धीरे क्यों नहीं जा सकते? इतनी तेजी से भागने की क्या जरूरत है? योंग कहता है, अभी कुछ मत पूछो, बस जल्दी चलो। थोड़ी देर बाद बेक थककर वहीं बैठ जाता है और कहता है, मुझसे अब नहीं चला जा रहा। तभी उसका बड़ा भाई उसे डांटते हुए कहता है, तुरंत उठो, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। बेक जवाब देता है, मैं तो घर से निकलते वक्त ठीक से खाना भी नहीं खा पाया, ऐसे में मैं इतनी तेज कैसे भागूं? उसका भाई कहता है, अगर खाना खाकर आते तब भी यही कहता, जल्दी उठ, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। जितना वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे उन्हें बाहर चल रही फाइट की एनर्जी फील होने लगती है। तभी एक छोटे से छेद के जरिए बेक बाहर देख के कहता है, भैया बाहर क्या हो रहा है? जब दोनों उस छेद से बाहर देखते हैं तब उन्हें दिखाई देता है कि उनके पिता ने उन डीमंस में से 2 को बुरी तरह घायल कर हवा में उछाल दिया था। तभी थर्ड डीमन गुस्से से चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन मास्टर सॉन्ग एक जबरदस्त स्वार्ड स्लैश मारते हैं। अगले ही पल उस डीमन की आंखों को घायल कर देते हैं। वो अभी कुछ समझ ही पता, जब तक एक ही अटैक में उसका हाथ कटकर अलग कर देते हैं। वो डीमन दर्द से चीखने लगता है। उसी टाइम वो 4th डीमन गर्ल पीछे से वहां आती है और जोरदार अटैक करती है, लेकिन मास्टर सॉन्ग उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो? इतना कहते ही वो अपनी किलिंग इंटेंट रिलीज कर देता है। अगले ही सेकंड वो घबरा कर कहती है, सॉन्ग बुजिंग कोई नॉर्मल एनिमी नहीं है। वो इतनी देर से सिर्फ हम चारों का सामना ही नहीं कर रहा, बल्कि अभी भी पावरफुल है। मैं उसकी रियल एनर्जी को फील कर सकती हूँ। बाहर से चाहे वो कितना भी वीक क्यों ना दिखे, लेकिन उसकी पावर अभी भी जरा भी कम नहीं हुई है। अब भी वो बहुत बहुत पावरफुल है। तभी एक आवाज आती है, लगता है तुम उससे जीत नहीं पा रही हो। मैंने पहले ही बोला था सॉन्ग वूजिंग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, तैयारी करके जाना। वो तुरंत मुड़कर कहती है, जनरल आप कब आए? वो आदमी बिल्कुल शांत आवाज में जवाब देता है, बस अभी उसके साथ आए कुछ डीमंस वॉरियर एक साथ वूजिंग पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उनके सारे अटैक वो बड़ी ही आसानी से डॉग्स कर देता है। वो सिर्फ डॉग्स ही नहीं करते, बल्कि उन डीमंस वॉरियर पर काउंटर अटैक भी करते हैं, जिससे उन सब के हाथ, पैर और शरीर के कई हिस्से कट जाते हैं। ये देखकर सभी घबराकर पीछे हटना शुरू कर देते हैं। तभी वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि पीछे हट जाने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम लोगों ने मेरी फैमिली को मारने की कोशिश की है। इतना कहते ही अपनी पूरी पावर से लगातार अटैक करना शुरू कर देते हैं। उनके अटैक इतने पावरफुल होते हैं कि उनसे बच निकलना किसी के बस की बात नहीं लगती। ये सभी देखकर वो डेमन गर्ल कहती कि मैंने सिर्फ सुना था कि सॉन्ग फैमिली की मार्शल आर्ट पावरफुल है, लेकिन इतनी पावरफुल है ये नहीं पता था। ये देखकर वो जनरल कहता है, लगता है ये लोग इसे रोक नहीं पाएंगे, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। लेकिन डेमन गर्ल तुरंत कहती है, जनरल इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए। वो आगे कुछ और कहती, उससे पहले उस दे डेमन जनरल अपना किलिंग इंटेंट एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि देखते हैं कि तुमने कितना इंप्रूव किया है माय ओल्ड फ्रेंड। और ये कहते ही अटैक कर देता है और बोलता है, बहुत टाइम हो गया मिले हुए वूजिंग, क्या तुम अभी भी मार्शल आर्ट की अर्थ रैंक पर अटके हुए हो? वूजिंग उसे देखकर शौक हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां फिर से आने की, तुम चाहते क्या हो? ये सुनकर जनरल बोलता है, आज यहां मैं किसी अपने पर्सनल इंटेंशन से नहीं आया हूं, बल्कि ऊपर से ऑर्डर है कि सॉन्ग फैमिली को खत्म कर दिया जाए और व्हाइट स्वार्ड को छीन लिया जाए, जिससे हम पूरी दुनिया को डेमन क्लेन की पावर दिखा सके। इसके साथ ही उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। डेमन गर्ल बोलती है कि जनरल सॉन्ग फैमिली की मार्शल आर्ट को क्यों और कैसे यूज कर रहे हैं, क्या जनरल का सॉन्ग फैमिली से कोई रिलेशन है? जनरल कहता है कि सॉन्ग फैमिली की मार्शल आर्ट वाकई इंप्रेसिव है, लेकिन बिना व्हाइट स्वार्ड के ये मार्शल आर्ट भी कुछ नहीं है। हम देखते हैं कि फाइट के दौरान मास्टर वूजिंग की स्वार्ड में कई कट्स लग चुके थे। देखने से लग रहा था कि उनकी स्वार्ड टूटने वाली है, और तभी जनरल एक पावरफुल अटैक करके मास्टर सॉन्ग की स्वार्ड को तोड़ देता है और साथ ही उनका एक हाथ भी कट जाता है। ये सब एक छेद से वो दोनों भाई देख रहे होते हैं। तभी ये देखकर सॉन्ग बेक चिल्लाता है, लेकिन उसका भाई उसका मुंह बंद कर लेता है। तभी जनरल उन दोनों को देख लेता है, लेकिन वो उन दोनों के पीछे नहीं जाता। जब भी कुछ डीमन वॉरियर बेक की मां को पकड़ कर ले आते हैं, उन्हें देखकर मास्टर सॉन्ग बोलते हैं कि मैडम आप यहां क्या कर रही है?
बच्चे कहाँ हैं? मास्टर सॉन्ग जनरल से बोलते हैं कि अगर उसे जरा सी भी चोट पहुंची तो तुम लोगों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब भी मैडम जनरल से बोलती है कि बहुत टाइम हो गया मिले हुए। जनरल जवाब देता है, हाँ, लेकिन मैं तुमसे ऐसे नहीं मिलना चाहता था। मैडम कहती है, तुम अभी भी पहले की तरह ही पागल हो, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इस तरीके से तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते और ना ही फ्यूचर में कुछ भी अचीव कर पाओगे। जनरल कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम्हारे लास्ट वर्ड यही होंगे। इसी के साथ वो उन पर स्वॉर्ड अटैक करके उन्हें मर देता है। ये देख सॉन्ग मास्टर शोक रह जाते हैं। मैडम उन्हें देखकर कहती है कि सच में बहुत खुश हूं कि मैं तुमसे मिली। इसी के साथ वो मर जाती है। ये देखकर सॉन्ग मास्टर गुस्से में चिल्लाते हैं और जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें गोद में उठा लेते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि मेरी वाइफ का इस सबसे कुछ लेना देना नहीं था, तुमने उसे क्यों मारा? जनरल कहता है कि क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि मेरा कोई पर्सनल मैटर नहीं है? ये तो तुम्हारी गलती है कि तुम इतने पावरफुल ही नहीं हो कि अपनी वाइफ को बचा सको। ये सुनकर मास्टर सॉन्ग बोलते हैं, क्या बस यही रीजन था? इसके साथ मास्टर सॉन्ग गुस्से में खड़े हो जाते हैं और पास में पड़ी स्वार्ड को उठाते हैं। इसके साथ ही अपनी शैडो स्ट्राइक टेक्निक को एक्टिवेट करते हैं। ये एक पाइनेकल टेक्निक थी जिसे सॉन्ग फैमिली में मार्शल आर्ट्स के 9th लेवल पर पहुंचने के बाद परफॉर्मेट किया जाता था। जनरल हैरान होकर कहता है, लगता है आखिर में तुमने मुझे सच में मारने का फैसला कर लिया है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? अगर दम है तो कोशिश करके देख लो। मास्टर सॉन्ग चिल्लाते हैं कि चुप हो जाओ और ऐसी के साथ पावरफुल अटैक करते हैं जिससे चारों तरफ धुआं सा छा जाता है। जब धुआं हटता है तब सब देखते हैं कि उस अटैक का उस जनरल पर जरा सा भी असर नहीं हुआ होता। उसने तो उस अटैक से बचने तक की कोशिश नहीं की थी। वो बिल्कुल आराम से वहीं खड़ा था क्योंकि उसके साथ आए लोगों ने अपनी चेन वेपन से मास्टर सॉन्ग को पूरी तरह जकड़ रखा था। वो हंसते हुए कहता है, मैंने पहले ही कहा था तुम मुझे मार ही नहीं सकते, अब देखो मरने की बारी तुम्हारी है। इतना कहकर वो एक ही अटैक में मास्टर सॉन्ग को जमीन पर गिरा देता है। मास्टर सॉन्ग बोलते हैं कि एक दिन मेरे बच्चे तुम्हें जरूर खत्म कर देंगे। जनरल ये सुनकर हंसता है और एक लास्ट अटैक से मास्टर सॉन्ग को मार डालता है। उसी समय उसका एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और कहता है, जनरल सॉन्ग फैमिली के सभी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन वे दोनों लड़के और व्हाइट स्वॉर्ड कहीं नहीं मिले। ये सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो वे दोनों बचकर निकल गए, कोई बात नहीं, वे उस स्वॉर्ड को लेकर एक दिन बदला लेने जरूर आएंगे और उसी दिन हम उन्हें भी खत्म कर देंगे। फिर वो कहता है, खैर हमारा काम तो पूरा हो चुका है, अब चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन उसका एक आदमी पूछता है, मास्टर हम उन दोनों लड़कों और उस व्हाइट सीड स्वॉर्ड को छोड़े जा रहे हैं। डीमन गर्ल कहती है, अगर डीमन लॉर्ड को वो हंसते हुए जवाब देता है, उस बेवकूफ को मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगा, चलो निकलते हैं। अगर उसने फिर भी कुछ पूछा तो कह देंगे कि तलवार लड़ाई में टूट गई थी, बस इतनी सी बात है। इतना कहकर वो अपने सभी आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। सच कहें तो इस जनरल के दिमाग को समझ पाना ही मुश्किल है। अब सीन कट होकर सॉन्ग फैमिली से थोड़ी दूर दिखाया जाता है जहां उस सुरंग का दूसरा रास्ता खुलता है। उसी सुरंग से बेक और उसका बड़ा भाई बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही बेक गुस्से में रोते रोते अपने भाई से लड़ने लगता है। वह रोते हुए कहता है, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? अगर बता देते तो मैं वहीं रुक जाता। मुझे अभी इसी वक्त माँ और पिताजी दोनों चाहिए। इतना कहते कहते वो जोर जोर से रोने लगता है। उसे शांत कराने के लिए उसका बड़ा भाई उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो उसे धक्का देते हुए चिल्लाता है, तुम धोखेबाज हो, मुझसे दूर हो जाओ, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम झूठे हो। उसका बड़ा भाई फिर से उसे गले लगाते हुए कहता है, मुझे भी कुछ नहीं पता था, माँ ने ही मुझसे कहा था कि तुम्हें यहां से लेकर चला जाऊं। ये सुनकर दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगते हैं। आखिर दोनों अभी छोटे बच्चे ही तो हैं। इसके बाद हम पीसिंग सिटी को देखते हैं जहां वो दोनों पहुंच जाते हैं। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर सॉन्ग बेक और उसका बड़ा भाई धीरे धीरे चलते हुए दिखाई देते हैं। चलते चलते भी बेक लगातार रोए जा रहा होता है। ये देखकर उसका बड़ा भाई पूछता है, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? लेकिन सॉन्ग बेक बिना कुछ बोले अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। तभी बेक खाने की शॉप की तरफ देखता है। उसे देखकर उसका बड़ा भाई कहता है, ठीक है तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लेकर आता हूं। लेकिन बेक पूछता है, क्या आप मुझे यहां अकेला छोड़कर जा रहे हो? उसका बड़ा भाई प्यार से जवाब देता है, नहीं मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, मैं बस तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लेकर आता हूं और तुरंत वापस आ जाऊंगा। बेक बोलता है, नहीं तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, बस मेरे साथ रहो। उसका बड़ा भाई फिर उसे समझाते हुए कहता है, अरे मैं सिर्फ खाना लेने जा रहा हूं, बस अभी वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम एक ओल्ड मैन और एक छोटी लड़की को देखते हैं जहां आकर यूंग बेहोश होकर गिर पड़ता है। वो लड़की चिल्लाती है, मास्टर। वो ओल्ड मैन तुरंत कहता है, थोड़ी देर चुप रहो। फिर वो उसकी पल्स चेक करता है जिसके बाद बोलता है,
ये कोई साधारण लड़का नहीं है, ये मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले चुका है। वो बस ज्यादा थकावट के कारण बेहोश हो गया है। फिर वो उसकी स्वार्ड को देखता है। तभी वहां 3 लोग आ जाते हैं और कहते हैं, चुपचाप वो स्वार्ड हमारे हवाले कर दो, वो हमारी है, नहीं तो यहीं जान से मार देंगे। ओल्ड मन शांत आवाज में जवाब देते हैं, कौन सी तलवार? क्या ये सच में तुम्हारी है और हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। इतना कहकर वो यूं को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और अपनी पावर का यूज करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई व्हाइट जेड स्वार्ड को अपनी बताने की। उनकी ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि सामने खड़े तीनों आदमी हवा में उछलकर दूर गिरते हैं। इधर बेक एक सुनसान जगह पर अकेला बैठा होता है और अपने हाथ में पकड़े हुए एक ड्रैगन पेंडेंट को देख रहा होता है। ये वही पेंडेंट है जो उसकी मां ने उसके बड़े भाई को दिया था और उसके बड़े भाई ने उसे दे दिया था जब वे सॉन्ग फैमिली से भागकर निकले थे उसी रात। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसका बड़ा भाई उससे कहता है, लो बैक, इस ड्रैगन पेंडेंट का आधा हिस्सा तुम अपने पास रखो। अगर कभी ऐसा हुआ कि मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़े तो ये पेंडेंट तुम्हें जिंदा रहने की उम्मीद देगा। ये सुनकर बैक हैरानी से पूछता है, क्या आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? उसका बड़ा भाई मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रेजेंट में बैक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गुस्से और दर्द से सोचता है, तुमने कहा था कि मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन आज तुमने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। फिर वो खुद से कहता है, अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगा, किसी पर भी नहीं। इतना कहकर वो वहां से उठ जाता है और चल पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे वो उसी गैराज की तरफ जा रहा है जहां उसका बड़ा भाई उस ओल्ड मैन के साथ था। लेकिन वो उस जगह के सामने से गुजर जाता है। ओल्ड मन लड़की से पूछता है कि वो लड़का अब कैसा है। लड़की जवाब देती है, मास्टर, अब उसकी हालत पहले से ठीक है। इधर हीरो दर्द भरी आवाज में कहता है, भैया आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है और ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं कोशिश करूंगा कि अगला एपिसोड जितनी जल्दी हो सके आपके लिए लेकर आऊं। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए अब मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।